तो कल हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था कि कैसे इंडिया में आफ्टर 1960 बहुत सारे चेंजेस हुए, ठीक है। 1960 के बारे में 1960 या 1960 के बाद के चेंजेस के बारे में एनीवन एक चेंज बताओ क्या हुआ था। देखो 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 एक चेंज बताइए क्या हुआ था। हाँ फटाफट फटाफट। अरे भाई साहब एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया हमने कल। ग्लोबलाइजेशन तो बहुत रिसेंट हुआ है, लेट्स से 1991 के बाद हुआ, ठीक है। व्हाट वाज वन ऑफ द चेंजेस दैट हैपेंड? ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ भाई साहब। हु वाज द फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ओके, एंड हु वाज बेसिकली द वन हु हेडेड व्हाइट रेवोल्यूशन? क्यूरिन, डॉक्टर क्यूरिन, ठीक है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ जिसके वजह से हमारे यहाँ पे जो फूड क्राइसिस चल रहा था उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल में ला पाए। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? 5 ईयर प्लान्स लॉन्च हुए, ठीक है। इन 5 ईयर प्लान्स में हर 5 साल में किस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट करके कौन सा काम करना ये डिसाइड किया गवर्नमेंट ने। ओके, व्हाट एल्स? हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हम पढ़ेंगे यहां पे, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज बेसिकली समथिंग दैट हैपेंड अगेंस्ट द टेररिज्म दैट वाज हैपनिंग। और क्या हुआ? चाइना के साथ एक वॉर हुआ हमारा, कभी हुआ था? 65, ठीक है। तो ये सारे वॉर्स हुए, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, उसके बाद हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया इन ऑर्डर टू वी सपोर्टेड मुक्ति बाहिनी एंड वी गॉट बांग्लादेश रिलीज फ्रॉम पाकिस्तान। सो पाकिस्तान बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट नेशन, ठीक है। फिर हमने गोवा को फ्री किया, ठीक है। गोवा वाज एक्चुअली फ्रीड अराउंड 1960s, तो यहाँ पे हमको वॉर लड़ना पड़ा। सो ये सारे चैलेंजेस थे, ठीक है। ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम इंटरनल चैलेंजेस that India faces. We shall see some internal challenges like separatist movements, issue of North-East India, Naxalism, communalism and regionalism, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमको देखना है और ये इंटरनल चैलेंजेस हैं। देखो एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या हैं? एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं भाई साहब किसी दूसरे देश का अटैक या किसी दूसरे देश से हमको खतरा, जिसके लिए हम एक आर्मी खड़ा कर सकते हैं और उससे निपट सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब देखो हमको अगर हम बॉर्डर में हैं और हमारी आर्मी बॉर्डर में है तो उनको मालूम है कि गोली किस पे चलाना है, लेकिन अगर अंदर ही अंदर कुछ मसला है और लोग आपस में लड़ रहे हैं तो हम किस पे गोली चलाएं, ठीक है। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है, ठीक है। हमारे लिए बहुत इंटरनल चैलेंजेस आर मच मोर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व, ठीक है। जैसे आप भाई साहब ऑफिस में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, या अपने बिजनेस प्लेस में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पे लफड़े होते ही रहते हैं, है ना कुछ भाई साहब गड़बड़ हो गया, ठीक है। वो अपने को ठीक करना ही है, ठीक है। उसको आप एक तरीके से फेस करते हैं और उसको आप एक तरीके से ठीक भी करते हैं। लेकिन घर में अगर रोज आपका झगड़ा होता रहे, घर में अगर परिवार वालों में हर समय एक अशांति फैली रहे, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यू नीड अ सेपरेट अमाउंट ऑफ बिहेवियर टू कंट्रोल डिस्प्यूट्स एट होम एंड यू नीड अ सेपरेट बिहेवियर टू कंट्रोल डिस्प्यूट्स एट वर्क प्लेस, ठीक है। ऐसा ही हमारा कंट्री भी है। आपके एक्सटर्नल चैलेंजेस से निपटने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी है, इंटरनल चैलेंजेस से निपटने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी है। यू कैन नॉट हैव, जैसे भाई साहब अगर आपने देखा कि 100 लोगों की आर्मी आ रही है बॉर्डर उस पार, आप धंधाधुंध गोली चलाएंगे, उनमें कौन मरेगा कौन जिएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे देश को खतरा है तो मैं गोली चला रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर अंदर ही अंदर आपके कंट्री के अंदर 100 लोग आपस में लड़ रहे हैं, तब क्या आप गोली चला सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये सारे 100 लोग आपके ही हैं, ठीक है। ये सारे 100 लोग आपके ही देशवासी हैं। अगर बॉर्डर के पार से भाई साहब 100 लोग आने की कोशिश कर रहे हैं और देश में अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, व्हाटएवर, वी नो हुम टू शूट, हम देखेंगे भी नहीं, हम अंधाधुंध गोली चलाएंगे, है ना, जब तक वो रुक ना जाएं या भाग ना जाएं। लेकिन यहां पे अगर वही चीज हो जाए, यहां पे अगर लोग मारामारी कर रहे हैं, 100 लोग आपस में भिड़ रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं जो इंडियंस हैं, तभी हम गोली नहीं चला सकते जैसे अंधाधुंध वहां पे गोली चला रहे थे, ठीक है। वी आर अकाउंटेबल। सो इंटरनल चैलेंजेस आर मच मोर डिफिकल्ट टू हैंडल, ठीक है। द अनरेस्ट इन पंजाब, अकाली दल वॉज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब इन 1973। द अकाली दल पास द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। तो जैसे हमारे यहाँ पे शिवसेना है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जैसे तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है, अगर आप केरला में जाएंगे या तमिलनाडु में जाएंगे तो एआईडीएमके, ये कुछ रीजनल पार्टीज होती हैं। तो पंजाब में अकाली दल पार्टी था विच वॉज अ रीजनल पार्टी, ठीक है।
Anandpur Sahib resolution. The following demands were made in this resolution. Chandigarh should be made part of Punjab. The Punjabi speaking parts in other states should be included in the state of Punjab. Recruitment of Sikhs in the Indian army should be increased and more autonomy should be given to the state of Punjab. तो अकाली दल ने ये सारे प्रस्ताव या ये सारे डिमांड्स रखे कि भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्मी में सिख्स का रिक्रूटमेंट हो, वो तो अभी भी होता है, खैर ठीक है। और क्या था भाई साहब, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी थी, तो इन्होंने बोला चंडीगढ़ शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ पंजाब। यूनियन टेरिटरीज क्या क्या होते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज के नाम लीजिए क्या क्या है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ पे सेपरेट टाइप का गवर्नमेंट चलता है, ठीक है। सेपरेट टाइप का गवर्नमेंट नहीं, जैसे मतलब आपका स्टेट का गवर्नमेंट होता है वैसे यूनियन टेरिटरीज में गवर्नमेंट होती है। तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी था, पंजाबियों का ये डिमांड हुआ या अकाली दल का ये डिमांड हुआ कि चंडीगढ़ को भी हम इंक्लूड कर लें, ठीक है, ओके। चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब, द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट्स, जो भी अदर स्टेट्स में पंजाबी लोग थे तो लेट देम बी अ पार्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब इन 1977, तो अकाली दल ने भाई साहब इलेक्शन कंटेस्ट किया, इलेक्शन जीती और 1977 में पावर में आ गई अकाली दल, ठीक है। While taking charge, they asked for a larger share of river waters for पंजाब। रिवर वाटर भाई साहब एक डिस्प्यूट होता है, जब से समझो अगर दो स्टेट्स हैं, ठीक है, दो स्टेट्स में एक कॉमन रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी स्टेट ए है और स्टेट बी है, ये भाई साहब स्टेट ए के चीफ मिनिस्टर हैं, ये स्टेट बी के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अभी मैं क्या बोलता हूं कि स्टेट ए से पानी आ रहा है, स्टेट बी में आ रहा है। स्टेट ए वाले ने बोला कि यार इस पानी का हम खेती बाड़ी में तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेट्स मेक अ डैम। तो स्टेट ए ने क्या किया, डैम बना लिया। लेकिन इस डैम को जैसे इन्होंने बनाया, स्टेट बी वाले लोगों को पानी नहीं मिल रहा है अभी, है ना। ये पानी का सप्लाई इनके लिए रुक गया। ये तो अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस ये तो अपना भाई साहब खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, लेकिन स्टेट बी को अभी जो पानी मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। ये अभी क्लैश क्रिएट करेगा, ठीक है। तो कभी कभी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में, तब फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करके उसको रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि भाई साहब हमको ज्यादा रिवर वाटर सप्लाई चाहिए। इंडस हो गया, सतलज हो गया, रवि हो गया, चेनाब हो गया, बीज हो गया। एक्चुअली दीज आर 5 रिवर्स विच आर फ्लोइंग थ्रू पंजाब, बट दे वांटेड मोर शेयर ऑफ रिवर वाटर्स इन पंजाब, ठीक है। While taking charge, they asked for a larger share of river waters for Punjab. होली सिटी स्टेटस फॉर अमृतसर, तो अमृतसर को होली सिटी करार दिया जाए। ये सारे डिमांड्स वो रखने लगे, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर ओल्ड डिमांड्स इन 19। तो आप देख रहे हो मतलब अकाली दल काफी ज्यादा डिमांड करने लगा है, ठीक है। अभी ये डिमांड्स हो सकता है किसी आक्रोश की वजह से हो रहा हो या किसी गुस्से की वजह से हो रहा हो, बट दे वर डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे डिमांड्स कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अभी उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस थी, अकाली दल वाज अ डिफरेंट पार्टी, तो ऑब्वियसली क्लैश तो होता ही है अगर पार्टी के लोग अलग अलग हैं। यहाँ पे अकाली दल है, जैसे अगर देखोगे शिवसेना है और बीजेपी है तो क्लैश होना मतलब होता ही है। अगर शिवसेना है कांग्रेस है तो क्लैश होगा भाई साहब। सेंटर पे भाई साहब उस टाइम पे कांग्रेस और पंजाब में क्या आ गई, अकाली दल, तो इन दोनों में क्लैश हो रहा था। क्लैश होता ही है, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ओके। इन 1980 द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट खालिस्तान टुक रूट इन पंजाब। अभी धीरे 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 ये एक खालिस्तान डिमांड करने लगे। ये दे स्टार्टेड डिमांडिंग अ सेपरेट ऑटोनोमस स्टेट, मतलब भाई साहब एक सेपरेट कंट्री की तरह लेट्स बिहेव, क्योंकि उस टाइम तक जम्मू एंड कश्मीर को ऐसा स्टेटस मिला हुआ था। तो इन्होंने बोला भाई साहब हमको भी वैसा ही स्टेटस चाहिए, हम अपने इस पंजाब को अपनी तरीके से चलाएंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट खालिस्तान मतलब कंट्री से इंडिपेंडेंट, कंट्री से बिछड़ा हुआ, ठीक है। It will no longer be a part of India and खालिस्तान स्टेट will be ruled by अकाली दल। और यहां पे इंडियन गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, नो इंटरफेरेंस बाय द इंडियन गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट खालिस्तान, स्वाधीन खालिस्तान की मांग रखी गई, ठीक है। ड्यूरिंग दैट पीरियड द लीडर ऑफ अकाली दल वॉज संत हरचरण सिंह लोंगवाल, ठीक है। He used to direct his activities from the Golden Temple to stage protest, ठीक है। तो ये हरचरण सिंह लोंगवाल, ठीक है, अकाली दल के लीडर थे, संत हरचरण सिंह लोंगवाल। He used to direct his activities from the Golden Temple to stage protest। तो ये गोल्डन टेम्पल में ही रहते थे और उधर से ही डायरेक्शंस देते थे कि कैसे हमको काम करना है, ठीक है, कैसे हमको अपने डिमांड्स गवर्नमेंट के पास रखने हैं। अकाली दल के लीडर कौन थे, संत हरचरण सिंह लोंगवाल। सो यूज्ड टू बेसिकली गिव डायरेक्शंस। ही यूज्ड, देखो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है और गोल्डन टेम्पल जो है वो पंजाबियों का मेन श्राइन है, मेन एरिया है, ठीक है, मेन रिलीजियस गैदरिंग है, ओके। ऑन द अदर साइड ऑफ द गोल्डन टेम्पल आर्म्ड फॉलोअर्स स्टार्टेड गैदरिंग अराउंड द स्टॉन्च खालिस्तान सपोर्टर
सन जर्नैल सिंह भिंदरवाल. So जर्नैल सिंह भिंदरवाल was basically the leader of the खालिस्तानी मूवमेंट. ठीक है, और ये आर्म्ड मूवमेंट था. अभी भाई साहब इनको आर्म्ड सप्लाईज मिल रहा था. आर्म्ड सप्लाईज मतलब इनको बंदूकें मिल रही थी, AK-47 मिल रहा था, बम मिल रहा था. ये सारी चीजें कौन सप्लाई कर रहा था? पाकिस्तान, क्योंकि पंजाब बेसिकली पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही है. उधर से भाई साहब ये सब सप्लाई हो रहा था इनको कि आप खालिस्तान मूवमेंट का जो देखो, आपने कल पढ़ा कि कैसे इंडिया ने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया बांग्लादेश में, सो दैट ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश था वो एक नया नेशन डेवलप हो जाए और पाकिस्तान से कट जाए, है ना. तो यही आक्रोश भाई साहब इनके पास था. ठीक है, पाकिस्तानियों ने सोचा कि भाई साहब पंजाब को भी अगर हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें, पंजाब में भी अगर पंजाबियों के अंदर इंडिपेंडेंट खालिस्तान वाला चीज़ हम जागृत करते हैं और इनको सपोर्ट करें पैसों से, इनको सपोर्ट करें आर्म्स एंड एम्युनिशन से, ताकि हम अपने बांग्लादेश का बदला ले सकें. लेट देम बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, खालिस्तान. तो ये रिवेंज ले रहे थे. ठीक है, दे वर ट्राइंग टू टेक अ रिवेंज ऑन इंडिया. क्या ये समझ में आ रहा है? जिस तरह से देखो, यहां पे वेस्ट पाकिस्तान था और यहां पे ईस्ट पाकिस्तान था, बीच में इतना बड़ा कंट्री इंडिया. सो बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब आप ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना. आप ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे. तो दिस इज, देखो जैसे अगर आप समझिए कि किसी फैमिली में कोई बूढ़ी माँ है और बेटा बहुत दूर बाहर गांव गया है नौकरी करने, तो विल ही बी एबल टू टेक केयर ऑफ हिज मॉम फ्रॉम देयर? नो. ठीक है, सो वैसा ही है भाई साहब. बांग्लादेश एकदम एक गरीब जगह था और वहां पे कोई रोजगार नहीं था, कुछ नहीं था. पाकिस्तान इधर है, बीच में इतना बड़ा कंट्री है, सो ऑब्वियसली वेल मैनेज नहीं हो रहा था. इंडिया ने बोला भाई साहब तुम अपना राज्य बनाओ ना, हम तुमको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो बांग्लादेश अपना फाइट चलाया और आजाद हो गया. बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट कंट्री. ठीक है, दिस वॉज द रिवेंज दैट द पाकिस्तानीज वांटेड टू टेक. तो पाकिस्तानियों को भाई साहब ये रिवेंज चाहिए था. ठीक है, नाउ व्हाट दे डिड वाज, पाकिस्तानियों ने चाहिए कि भाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट खालिस्तानी मूवमेंट लॉन्च करेंगे और इस इंडिपेंडेंट खालिस्तानी मूवमेंट के तहत हम क्या करेंगे भाई साहब, पंजाब को अलग कर देंगे. ठीक है, हम वहां पे आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करके पंजाब को अलग करवा देंगे. ठीक है, ओके. सो खालिस्तानी सपोर्टर जर्नैल सिंह भिंदरवाल, ये जो भिंदरवाल थे ये बेसिकली उनके लीडर थे और ये हर समय गन के साथ ही रहते थे. इधर देख दे ये हाँ, तेरा सब ठीक है ना? देख लिया ना? देख लिया ना तूने? देख ले, फिर भी उसको भी बोल दे देख लेने को. नहीं वो घर पे जाकर चेक कर ले. ठीक, ओके. सो जर्नैल सिंह भिंदरवाल, तो अभी ये भिंदरवाल थे, ये इनके खालिस्तानी के लीडर थे. ठीक है, ही वाज बेसिकली द लीडर. ड्यूरिंग दैट पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटीज हैड बिगन. भिंदरवाल वाज अरेस्टेड इन 1981. टेररिस्ट एक्टिविटीज चालू हो गया था. अभी क्या होता था टेररिस्ट एक्टिविटीज, मतलब ये लोग आते थे पाकिस्तान में, सॉरी अपना पंजाब में, और आराम मतलब ऐसे रात में आ गए, किसी के घर आ गए और धनाधन गोलियां चला दी, सबको मार डाला. ऐसा ही चल रहा है भाई साहब. ठीक है, रोज आप अगर न्यूज़ पढ़ोगे, तभी तो इस तरह के मीडिया चैनल्स नहीं थे, तभी तो न्यूज़पेपर ही हुआ करता था. हम लोग अक्सर पढ़ते थे न्यूज़ में, आज 20 लोगों को मार दिया गया, आज एक ही फैमिली के 10 लोगों को मार दिया गया, आज एक गांव में घुसकर आतंकवादियों ने 15 लोगों को गोली मार दी. ऐसा था, रोज का किस्सा था ये. ठीक है, और ये बहुत जोरों शोर से चलने लगा, मतलब गवर्नमेंट भी परेशान हो गई. ठीक है, ओके. सो दिस वाज भिंदरवाल. भिंदरवाल वाज अरेस्टेड इन 1981 accused of the murder of newspaper editor लाला जगत नारायण. आफ्टर इज दिस, तो भाई साहब इनको अरेस्ट किया गया, भिंदरवाल को अरेस्ट किया गया. लाला जगत नारायण एक न्यूज़पेपर एडिटर थे, उन्होंने इनका पर्दाफाश किया था कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसलिए इनको उड़ा दिया गया. ठीक है, ओके. आफ्टर दिस इंसिडेंट द सिचुएशन वर्सेंड ड्यू टू द डेवलपमेंट्स. प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड इन पंजाब इन 1983. तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई थी. ठीक है, अभी धीरे धीरे मारामारी हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, बम फूट रहे हैं, लोग दहशत में आ गए थे. तो एक प्रेसिडेंट रूल इमरजेंसी हो गई. ठीक है, प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया. अकाली दल भले ही लीडर थे, लेकिन अकाली दल को स्क्रैप करके प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया. कहां पे? पंजाब में. ठीक है, भिंदरवाले वेंट टू स्टे एट अ रिलीजियस प्लेस कॉल्ड अकाल तख्त. ठीक है, यहां पे चले गई. अकाल तख्त एक पंजाबियों का रिलीजियस प्लेस था और भिंदरवाल जाकर वहां पे अपने आप को एडजस्ट कर लिया उन्होंने. भिंदरवाल्स फॉलोअर्स कैप्चर्ड द गोल्डन टेम्पल एंड बिल्ड अ बैरिकेड ऑफ सैंड बैग्स ओवर देयर. आपने देखा है ऐसे मतलब जब मिलिट्री और पुलिस खड़ी रहती है तो वो सैंड बैग्स होते हैं, है ना. क्यों होते हैं वो? ताकि सामने वाली गोलियां इनको ना लगे, है ना. तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, गोल्डन टेम्पल में बैरिकेड ऑफ सैंड बैग्स ओवर देयर. तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, पहले तो गए अकाल तख्त में, अभी गोल्डन टेम्पल को इन्होंने कैप्चर कर लिया. गोल्डन टेम्पल अमृतसर में था
और ये अपना पंजाबियों का मेन श्राइन था, मेन मतलब पूजा पाठ का स्थान था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, भिंडरवाल पे अपना अमृतसर पे कैप्चर कर लिया, गोल्डन टेम्पल को कैप्चर कर लिया और सारे अपने आदमी बैठा दिए, सब बंदूकधारी आदमी, और ये आपके जो सैंड बैग्स के ऊपर ऐसे बंदूक टान के बैठे हुए, ठीक है। अभी आप समझिए कैसा तनावपूर्ण स्थिति है, इतने लोग, मतलब वहाँ पे कम से कम रोज 400 से 500 लोग जाते हैं गोल्डन टेम्पल में, मतलब जो आपके भक्ति में आपके जाते हैं भाई साहब लोग, और वो लोग ऐसे खौफनाक एनवायरनमेंट में जाएंगे, ठीक है। द एरिया लुक लाइक अ फोर्ट, ऐसा लग रहा था भाई साहब कोई किला हो गया, पहले मंदिर था लेकिन अब किला हो गया ये। इट वॉज अ मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी, तो मतलब इंडियन डेमोक्रेसी के मुंह पे थप्पड़ था ये कि एक रिलीजियस प्लेस which was basically the religious place of all Punjabis, wherein every day 500 to 600 people used to visit that temple. All of a sudden, a bunch of people come, capture and are holding that temple hostage. तो मतलब उस टेम्पल में अभी इनका ही काम चलेगा, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो अभी इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। The main task of getting the terrorists out of the Golden Temple was entrusted to Major Kuldeep Singh Brar, ठीक है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जून 1984, ये मेजर थे भाई साहब, आर्मी के मेजर थे, इनको भाई साहब ये काम दिया गया कि आप इन टेररिस्ट को यहां से हटाइए। अभी इसका मतलब है कि इनको मार के हटाना पड़े तो मार के हटाइए, वी डोंट केयर, दिस टेम्पल नीड्स टू बी फ्रीड फ्रॉम टेररिस्ट, ठीक है। तो मेजर कुलदीप सिंह ब्रार को ये भाई साहब जिम्मेदारी सौंपी गई कि लेट दिस टेररिस्ट बी रिमूव। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जून 1984, द मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्टेड। The operation ended on the 6th of June. In this military operation, the Indian Army functioned with great restraint. तो उन्होंने बहुत सावधानी से गोलियां चलाई, ठीक है। मतलब सिर्फ टेररिस्ट पे ही गोलियां चलाई, जो इंडियन आर्मी थी बहुत आराम से मतलब गोली चला रहे थे, मतलब किसी भी ऐरे गहरे पे गोली नहीं चला देंगे। जो लोग वहां पे आए हैं दर्शन के लिए या जो लोग वहां पे प्रार्थना के लिए आए हैं उनको नहीं, सिर्फ टेररिस्ट पे गोली चला रहे थे, ठीक है। ग्रेट रेस्ट्रेंट मतलब ये बहुत काबू में ये गोलियां चला रहे थे। द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ भिंडरवाल एंड अदर टेररिस्ट, तो भिंडरवाल मारे गए और जितने भी टेररिस्ट उस गोल्डन टेम्पल में थे सबको मार दिया गया, ऑल ऑफ देम वर किल्ड। इन 1986 एन ऑपरेशन हैड टू बी कंडक्टेड अगेंस्ट द टेररिस्ट इन द गोल्डन टेम्पल वंस मोर, फिर से एक बार 1986 में एक और ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि सारे टेररिस्ट उस टाइम पे गए नहीं थे और भी कुछ टेररिस्ट बचे हुए थे, उनको सब क्लीन कर दिया गया, ठीक है। इट वॉज कॉल्ड ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो पहला वाला क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। दूसरा वाला जब 1986 में 2 साल बाद किया गया उसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ठीक है। आफ्टर दिस एक्शन वाज टेकन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस इन पंजाब पिक्ड अप मोमेंटम। तो पंजाब जो एक पूरा खून खराबा वाला स्टेट हो गया था, पंजाब जिसमें आए दिन मासूम लोगों की जानें जा रही थी टेररिस्ट अटैक्स में, ये अभी ठंडा हुआ, ठीक है। भिंडरवाल और उनके पूरे ग्रुप को खत्म किया गया। भिंडरवाल और पूरा ग्रुप भाई साहब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में बैठा हुआ था, सबको मार दिया गया। उसके बाद जाके पंजाब में पीस रेस्टोर होने लगा, ठीक है। धीरे धीरे पीस स्टार्टेड रेस्टोरिंग इन पंजाब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। अ मिलिट्री एक्सपेडिशन टेकन अप विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एज ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब ये छुरी कांची से वैसा मतलब हमारा जो शरीर में ऑपरेशन होता है वो नहीं, यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर कोई मिलिट्री एक्टिविटी अगर होती है, फोर्सेस उतारे जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। जैसे 26/11 का इंसिडेंट किसी को मालूम है, यहाँ पे जब टेररिस्ट लोग आए थे और इन्होंने होटल ताज पे तो यहाँ पे भी आर्मी उतारी गई थी, तो कमांडोज आए थे, एनर्जी कमांडोज आए थे, इन लोगों ने, तो दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये भी एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज द ऑपरेशन अंडरटेकन टू एविक्ट द टेररिस्ट हाइडिंग इन द गोल्डन टेम्पल। तो ये जो टेररिस्ट लोगों ने गोल्डन टेम्पल पे कब्जा करके बैठे हुए थे, ये जो भिंडरवाल और उनके जो भी ग्रुप के लोग थे, ये सब पंजाबीज ही थे, ऑल दीज वेर पंजाबीज, एंड उनका ब्रेन वॉश किया गया था, ठीक है। सो दे एक्चुअली हैड इंडिपेंडेंट खालिस्तान का डिमांड करते करते इन्होंने आर्म्स को उठा लिया था और फिर इन्होंने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में कब्जा कर लिया। ओके, तो इस तरह से दोनों ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, पूरे गोल्डन टेम्पल का साफ सफाया किया गया। लेकिन इससे हुआ क्या कि पंजाबियों में काफ़ी सारा आक्रोश आ गया, क्योंकि उनके गोल्डन टेम्पल में इतना सारा खून खराबा हो गया। अभी देखो, मिलिट्री अगर उतरती है कहीं पे और वहाँ पे टेररिस्ट लोग भी हैं और दर्शनार्थी भी हैं, अगर टेररिस्ट लोग भी है और भाई साहब जो लोग प्रार्थना या दर्शन करने आए वो भी हैं, तो ऑब्वियसली बात होगी कि अगर इनके एक मरेंगे तो इनके 4 भी मरेंगे ना भाई साहब।
तो ये होगा ही, ठीक है। तो ऐसा हुआ तो लोगों को थोड़ा आक्रोश आया। इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टच ईच ऑफ द स्टेट्स टू वेरिंग एक्सटेंट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या था, अभी देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक थोड़ा सा अलग प्रांत है और वहां पे कभी कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जितने जोरों शोर से स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश जैसे डेवलपमेंट हुआ है, वैसा उतना ही जोरों शोर से डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं हुआ है। और जिसके वजह से वहां के लोगों में एक आक्रोश बढ़ने लगा, ठीक है, कि हमारी तरफ तो गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है। अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत माउंटेनियस एरियाज हैं, वहां पे डेवलपमेंट होना लगभग असंभव है, ठीक है। जहां पे प्लेन एरियाज होता है वहां पे हम ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स, रेलवेज बना सकते हैं, लेकिन माउंटेनियस और हिली एरियाज में आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इधर उधर इधर उधर, ठीक है। माउंटेनियस या हिली एरियाज में डेवलपमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम था, लेकिन वहां के लोगों को लग रहा कि गवर्नमेंट हम पे ध्यान ही नहीं दे रही है। लेकिन गवर्नमेंट किस हद तक ध्यान दे, अगर भाई साहब नेचर हमारा साथ नहीं दे रहा है तो ध्यान देना भी मुश्किल है ना भाई साहब। पहाड़ों में रास्ता बनाना कोई आसान बात नहीं है, पहाड़ों में रेलवेज का लेआउट करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेरेन था, जो लैंड फॉर्म है, वो इतना उबड़ खाबड़ है कि वहां पे डेवलपमेंट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को ये लगता था कि गवर्नमेंट, हम एक प्रांत में पड़े हुए हैं और इसीलिए गवर्नमेंट हम पे ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। सो ऐसा उनका मानना था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेट्स ऑफ, तो 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टच ईच ऑफ दीज स्टेट्स टू वेरिंग एक्सटेंट्स। इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं मतलब चाइना है, फिर आपका भाई साहब बर्मा है, बांग्लादेश है, इन सारे इंटरनेशनल बॉर्डर से ये सारे स्टेट्स घिरे हुए हैं, ठीक है। ओके, These states are different with respect to ethnicity, language and cultural diversity. इनका कल्चर, इनका एथनिक डाइवर्सिटी सब अलग अलग है। यहाँ पे भाई साहब जो लोग रहते हैं उनके अलग अलग कल्चर्स हैं, उनके अलग अलग लाइफस्टाइल्स हैं, उनके अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, ये सब अलग अलग है। The first Prime Minister of independent India took the lead in bringing the tribes living in these areas into mainstream of the country. तो ज्यादा करके ट्राइबल पॉपुलेशन थी, जंगल में जो लोग रहते हैं या जंगल के जड़ी बूटियों से या जंगल के पदार्थों से जो अपना जीवन व्यापन करते हैं, ठीक है, ऐसे कम्युनिटीज ज्यादा थे इन 8 स्टेट्स में। तो इन्होंने बोला कि यार इन ट्राइबल कम्युनिटीज को हम मेन स्ट्रीम में लाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही टुक द इनिशिएटिव ऑफ ब्रिंगिंग ऑल दीज ट्राइबल कम्युनिटीज इनटू द मेन स्ट्रीम, ठीक है। इन 1954 ही फॉर्म द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, NEFA, ठीक है। 1954 he formed the North East Frontier Agency area comprising of the territories of the Sino-Indian border. Sino मतलब चाइना इंडिया के बॉर्डर पे जो टेरिटरीज है, ठीक है, चाइना इंडिया के बॉर्डर पे जो टेरिटरीज है, एंड द ट्राइबल एरियाज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ आसाम. Nehru took the position of bringing about the development of hundreds of tribes in these parts while preserving their culture. तो नेहरू ने बोला यार आप इन सब ट्राइबल एरियाज का हम डेवलपमेंट करेंगे और इनका कल्चरल डाइवर्सिटी इंपैक्ट ना हो उसका भी खास ध्यान देंगे, ठीक है। वी विल टेक केयर दैट देयर कल्चरल डाइवर्सिटी इज नॉट इंपैक्टेड, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू दीज एरियाज इन 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन 1965 the responsibility of administrating this area was given to the Ministry of External Affairs. In 1965, the responsibility of administrating this area was given to the Ministry of External Affairs. Ministry of External Affairs पे ये जिम्मेदारी सौंप दी गई. The North Eastern Council Act of 1971 was supposed to advise the central government regarding aspects of common interest in economic and social spheres, interstate transport, electricity, flood control, etc. तो एक कमिटी की निर्माण किया गया और ये कमिटी जो है तो सारे चीजों को देखकर गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी कि किन किन चीजों पे इन स्टेट्स में काम होना बाकी है या होना चाहिए फॉर देयर डेवलपमेंट, ठीक है, क्लियर है। मिजोरम, अभी मिजोरम एक स्टेट था वहां पे, ठीक है। द ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव एन एंशिएंट हिस्ट्री. इनका बहुत बड़ा एंशिएंट हिस्ट्री है, मतलब ये एंशिएंट हिस्ट्री से काफी क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है। When India became independent, the government gave administrative autonomy to the district of Mizo majority areas of Lusai Hills. When the state's recognition commission was appointed in 1953, the expectations of the people in the area grew. ठीक है, तो Mizo leaders started demanding an autonomous Mizo province.
तो यहाँ पे भी भाई साहब सब लोग देखिए, एक टाइम था जब सब लोग अपना अपना एक प्रोविंस डिमांड करने लगे। उनको ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट उन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो हम अपना ही कुछ क्रिएट करके हम अपना काम चला लेंगे। ठीक है, ये अपना एक स्टेट या अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का आइडिया कहाँ से आ रहा था? आइडिया आ रहा था भाई साहब आपके पहले के व्यवस्था से, जहाँ पे अलग से नवाब हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे। तो इनको लगता था कि जैसे नवाब और महाराजा हुआ करते थे वैसे ही हम भी एक बना लें, ठीक है, ताकि हम अपने आप को ठीक से चलाएं। क्योंकि अभी तक ये मेंटली इंडिया के साथ अलाइन नहीं हुए थे। और ज़्यादा करके आप देखोगे पंजाब हो गया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, यहाँ पे ये मेंटालिटी डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि इन मेंटालिटी को सपोर्ट मिल रहा था नेबरिंग कंट्रीज से, चाइना से या पाकिस्तान से, आर्म्स से, पैसों से, इन सब चीज़ों से इनको सपोर्ट मिल रहा था कि आप इंडिपेंडेंट नेशन डिमांड कीजिए, आप इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड कीजिए। इंडिया के बीच में ये सब नहीं हो रहा था, ये जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पे ये सब ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब वहाँ पे ऐसा सपोर्ट, वहाँ पे आग को हवा मिलती है। ठीक है, सो वैसा है। ठीक है, ओके, सो सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशंस। ओके, मिजो प्रोविंस डिमांड करने लगे। इन 1959 द टेरिटरी ऑफ मिजोरम एक्सपीरियंस सिवियर ड्राउट। ड्राउट मतलब बहुत भयंकर सूखा पड़ा। ठीक है, सूखा मतलब एग्रीकल्चर नहीं होगा, पानी की कमी होगी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेमीन, फेमीन मतलब सूखा, मिजो लीडर लाल डेंगा सर्व द कॉमन पीपल अ लॉट। तो उस टाइम पे बहुत बड़ा सूखा पड़ा था और काफ़ी लोगों के पास खाने को नहीं था, पानी पीने को नहीं था, और भी बहुत सारी आर्थिक समस्याएं थी। तो उस टाइम पे जो मिजो लीडर थे लाल डेंगा, उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की। देखिए, जब आप इमरजेंसी में सेवा करते हैं लोगों की तो लोग याद रखेंगे आपको। ठीक है, सो लाल डेंगा सर्व्ड अ लॉट। इन 1961 लाल डेंगा एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मिजो नेशनल फ्रंट। इन्होंने MNF बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया। ही आस्क्ड फॉर ग्रेटर मिजोरम। इन्होंने ग्रेटर मिजोरम की डिमांड की। अगेन वही सेम चीज। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट नेशन कार्व्ड आउट ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिजो मेजोरिटी एरियाज फ्रॉम द लुसाई हिल्स। इन्होंने भाई साहब अगेन एक इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड की। आप देखोगे ऐसे ही लीडर्स लोग पॉपुलर हो रहे हैं और फिर पॉपुलर होकर वो क्या मांग रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट हमको नेशन मिल जाए। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लीडर्स इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और दूसरा ये लग रहा है कि भाई साहब हम अपना इंडिपेंडेंट नेशन, जैसे पहले चलता था, इंडिया टुकड़ों में बटा हुआ था, कहीं पे मराठा किंगडम है, कहीं पे भाई साहब दिल्ली किंगडम है, कहीं के भाई साहब नवाब ऑफ बंगाल है, कहीं पे नवाब ऑफ हैदराबाद है। ऐसे जैसे गुटों में बटा हुआ था, वही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था, तो अभी भी वही कर लेते हैं। तो ऐसा चल रहा था। ठीक है, आप देखोगे बहुत बार ही बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं टू क्राफ्ट आउट अ इंडिपेंडेंट नेशन फ्रॉम सर्टेन नंबर ऑफ स्टेट्स। ये बार बार डिमांड आ रहा है, और ये डिमांड को हवा कौन लोग दे रहे हैं? बाहर के लोग जो इनके बॉर्डर में हैं। चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, बर्मा हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहां से इनको हवा मिल रही है। ठीक है, ओके, सी आस्क्ड फॉर ग्रेटर मिजोरम। तो लाल डेंगा ने लोगों का दिल जीत लिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था ड्राउट के टाइम पे, तो लोगों की बहुत सेवा की थी। तो अभी वो लोगों के लीडर बन चुके थे, एंड नाउ ही डिमांडेड अ सेपरेट नेशन ऑल टुगेदर। आप देखोगे यहां पे भाई साहब एन इंडिपेंडेंट नेशन, एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं, एक इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड हुई। ठीक है, इन मार्च 1966 मिजो नेशनल फ्रंट अनाउंस्ड द इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मिजोरम। तो इन्होंने भाई साहब अनाउंस भी कर दिया कि अभी हमारा आजाद हो गया है, अभी हम इंडिपेंडेंट मिजोरम हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैंडल्ड द सिचुएशन फर्मली एंड सप्रेस द रेबिलियन। उन्होंने भाई साहब बराबर मिलिट्री उतार के इस सब की चीज को ठंडा कर दिया। ठीक है, सप्रेस्ड इट, ये जो बगावत हुई थी इसको सप्रेस कर दिया। When the situation calmed down in 1972, the Mizo majority area was given the status of union territory. तो इनको भाई साहब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। ठीक है, मिजोरम को यूनियन टेरिटरी बोला गया है। यूनियन टेरिटरी मतलब यहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी, बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट सेपरेट होगी लेकिन इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं आपके सेपरेट होते हैं, बट दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ इंडिया, वैसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi had an agreement with the Mizo National Front, and Mizoram was given the status of a full-fledged state. तो इनको भाई साहब स्टेट का दर्जा दे दिया गया। Lal Denga became the chief minister of the state. So Lal Denga, who had served the Mizoram people for a very long time and have helped them during the emergencies of drought and famine, he was made the chief minister of that state. ठीक है, Nagaland. The Naga tribe in northeast India is known as a martial tribe. The Naga tribe had settled in eastern Himalayas, the Naga hills, border areas of Assam and Myanmar. ठीक है,
In 1946, some educated Naga youth established an organization called the Naga National Council. तो NNC का establishment हुआ. Later they made a demand for an independent state of Nagaland. और ये independent state Nagaland का डिमांड करने लगे. एक तो हर एक देखो, हर एक ऐसा ही कर रहा है, ठीक है. जैसे ही थोड़ा सा फेमस हो रहा है, जैसे हाँ हमको अभी इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए या हमको इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, ठीक है. ओके. Later they made a demand for an independent state of Nagaland. They were led by Agami Zapu Fizo. ठीक है. In 1954, the Naga National Council announced the establishment of an independent federation of Nagaland. In 1955, skirmishes happened between the local Nagas and the soldiers of Assam Rifles. Military action was taken to suppress the skirmishes. Skirmishes मतलब मुठभेड़, छोटे मोटे मुठभेड़ होते रहते थे, ठीक है. और फाइनली मिलिट्री उतारी गई इस चीज को कंट्रोल में लाने के लिए, ठीक है. सी दीज आर सेंसिटिव एरियाज. ये बॉर्डर एरियाज हैं और अक्सर बॉर्डर से बहुत सारे लोग भी आते हैं, बहुत सारा पैसा भी आता है और बहुत सारे आर्म्स भी सप्लाई होते हैं. सो दीज आर सेंसिटिव एरियाज, ठीक है. इंडिया को बहुत अच्छा कंट्रोल इन जगहों पे रखना पड़ेगा. अगर इन जगहों के लोग इनके हाथ से निकल जाते हैं तो भाई साहब आर्मी को घुसने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है. सो दीज आर सेंसिटिव एरियाज. Several rounds of discussions took place between the central government and the Naga National Council. Central government decided to give the Naga majority territory the status of a union territory. तो नागालैंड को भी union territory घोषित किया गया, ठीक है. Nagaland was made a full-fledged state on the 1st of December 1963 by putting together the Naga majority territory and the part of ट्यून्सांग. तो ये से एक और टेरिटरी बनी, एक और स्टेट बना नागालैंड. मिजोरम का निर्माण हुआ, फिर नागालैंड का निर्माण हुआ. Assam. In 1983, there was an intense agitation started by all Assam Students Union and Assam Gana Sangram Parishad over the question of dominance in Assam of Bengali migrants. अभी बंगाली माइग्रेंट्स कहाँ से आ रहे थे? ज़्यादा करके बांग्लादेश से आ रहे थे. देखिए बांग्लादेश की आर्थिक परिस्थिति उस समय पे भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है. बांग्लादेश में बहुत सारा आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आर्थिक परिस्थिति उनकी उतनी अच्छी नहीं है. तो आप देखेंगे अक्सर लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं, आधार पैन कार्ड बन जाता है, भाई साहब इंडिया में सेटल हो जाते हैं. आप अगर देखोगे ज़्यादा करके जो हाउस मेड का काम करते हैं वो मोस्टली बांग्लादेशी हैं, ठीक है. आपके प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, ये ज़्यादा करके बांग्लादेशी हैं. अभी भी कामोटे में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है. आप नहीं समझ पाएंगे, मैं समझ पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज है आई कैन एक्चुअली मेक इट आउट. भाई क्या टाइम हुआ है? सारे पेपर सही से किए हैं? अब वहाँ पे मार्क्स लिख दीजिए, मेरे को इतने मार्क्स मिलेंगे, 40 आउट ऑफ 40, 50 आउट ऑफ 50, जो भी है. यू आर सो कॉन्फिडेंट. मैंने पेपर बनाया 1.5 घंटे का, आपका 1 घंटे 40 मिनट्स पहले खत्म हो गया है. सो लेट मी नो इफ यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनी मार्क्स इफ यू आर सुपर कॉन्फिडेंट. आपका 50 आउट ऑफ 50 आएगा ही, ऐसा लिख कर जाइए, हम छोड़ देंगे आपको अभी. Prime Minister Indira Gandhi handled the situation firmly and suppressed the rebellion. When the situation calmed down in 1972, okay, कहाँ गया भाई साहब? हाँ. In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi, मैं अगर कोई टाइम दे रहा हूं ना आपको किसी भी एग्जाम का, there is a stipulated time. Nobody is allowed to go before that time. If you are trying to go out before that time, let me know in writing that you are going to get this much amount of marks. आप कॉन्फिडेंस में रहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 40 मिनट 45 मिनट पहले निकल रहे हैं तो इसका मतलब पेपर वॉज सुपर इजी फॉर यू. ये 40-45 मिनट में अगर आपको लगता है कि आप आगे निकल के 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं, प्लीज गो, बट राइट इट डाउन देयर. अदरवाइज कोशिश कीजिए कि कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें. In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi, Central Home Minister Shankar Rao Chauhan and Assamese leader Prafulla Kumar Mohanty signed an accord. Accord मतलब होता है agreement. It was decided to send the Bangladeshi citizens who had infiltrated in Assam back to their original places. तो भाई साहब जो भी आसाम से मतलब आसाम में आए थे बांग्लादेशी, उनको वापस भेज दिया गया, ठीक है. ओके. In 1986, elections were held for Assam Legislative Assembly and Prafulla Kumar Mohanty of Assam Gana Parishad became the new chief minister. So he became the chief minister. Due to this democratic process, it became possible to establish peace in Assam. तो भाई साहब ये सब आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के चैलेंजेस हैं, ठीक है, धीरे धीरे कब हो रहे हैं. अरुणाचल प्रदेश का देखते हैं भाई साहब. In 1954, NIFA was created.
In 1972 it began to be called Arunachal Pradesh, region of the rising sun. अरुण मतलब होता है मतलब सूरज, ठीक है, तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन. On 20th of February 1987 it got the status of a constituent state. तो धीरे धीरे ये जो आपके स्टेट्स हैं जो आज आपको दिख रहे हैं 8 स्टेट्स, इनका निर्माण हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे निर्माण हुआ है. During the period from 1960 to 2000, Northeast India has progressed towards a more mature democracy. This area is on the path of progress through industrialization, spread of education, etc. अभी धीरे धीरे ये एरिया प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है. ओके, नक्सलाइट मूवमेंट. एनीबडी नोज व्हाट इज अ नक्सलाइट मूवमेंट? नक्सलाइट मूवमेंट कैसा होता है, जैसे कुछ कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाती ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन नक्सल्स कौन होते हैं, इनका मोटो क्या होता है कि भाई साहब अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटो. लेकिन ऐसा करते करते ये खुद ही करप्ट हो जाते हैं, ठीक है. बहुत सारे ऐसे नक्सल एरियाज हैं जो बहुत खतरनाक हैं. जैसे अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में गांचीरोली एरिया है, उसके आगे नक्सलवादी हैं. मध्य प्रदेश में अगर आप जाएंगे बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका नक्सल एरिया है. नक्सल एरियाज बहुत खतरनाक होते हैं. यहाँ पे होता क्या है कि इनका राज चलता है. इनको लगता है कि गवर्नमेंट ने इन पे ध्यान नहीं दिया है, गवर्नमेंट ने इनको नौकरी नहीं दी है, गवर्नमेंट ने इनको धंधा पानी का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है. ये सारे तमाम चीज़ों से ये परेशान हैं, ठीक है, ऐसा इनको लगता है. और ये क्या करते हैं, फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं. ये ऐसे समझ लो पुलिस की गाड़ी जा रही है, उसको पूरा उड़ा देंगे. 25-30 लोग मर गए भाई साहब, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. गवर्नमेंट के पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देंगे, गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में आग लगा देंगे. तो ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, ठीक है. और नक्सलिज्म मतलब एक बहुत बहुत बड़ा डेंजर है, क्योंकि जब आप किसी आर्मी के साथ लड़ रहे हो तो आपको मालूम है गोली किस पे चलाना है, लेकिन ये तो खुद के लोग हैं जिनको कहीं से आर्म्स एंड एम्युनिशन का सप्लाई मिला है, और जिसकी वजह से ये खतरनाक होते जाते हैं. तो नक्सलिज्म इज अ वेरी बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर है ये. नक्सलाइट मूवमेंट, दिस मूवमेंट स्टार्टेड एट नक्सलबाड़ी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल. तो ये पहले वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ नक्सलिज्म मूवमेंट. तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ. दार्जिलिंग इज बेसिकली अ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल. तो वहां पे मतलब अमीरों को लूट कर गरीबों में बांट दो, ऐसा चालू हुआ, ठीक है. नक्सलबाड़ी बोलते हैं इसको. द नक्सलाइट्स ऑर्गेनाइज द स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड लैंड लेबरर्स एंड टुक चार्ज ऑफ देयर लैंड्स. इन्होंने भाई साहब जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स थे इनको ज्वाइन किया और पूरे लैंड को हथिया लिया, ठीक है. पुट द रेड फ्लैग्स एंड डिक्लेयर दैट एरिया एज फ्री टेरिटरी इन 1967, ठीक है. ऑल दोज मूवमेंट्स दैट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस रेबिलियन आर कॉल्ड एज नक्सलाइट मूवमेंट्स. तो इन्होंने भाई साहब गरीबों को सपोर्ट किया. इन्होंने जितने भी फार्मर्स थे, जो लैंडलेस लेबरर्स थे, इनके वो जो फार्म में काम करते थे, इन्होंने उस फार्म को हथिया लिया और बोल दिया कि अब से ये फार्म हमारा है, हम यहाँ पे मेहनत करके जो भी उगाएंगे उससे अपना पेट चलाएंगे. और यही नक्सलाइट मूवमेंट पूरे इंडिया में फेमस हो गया, ठीक है. फिर ऐसा लगने लगा कि हम कभी भी वी कैन राइज अप इन आर्म्स एंड वी कैन स्नैच वॉट एवर हैज नॉट बीन गिवन टू अस, ठीक है. द मूवमेंट हैड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग एक्शन कमिटी टू raise a voice against the exploitation of farmers by the landlords and confiscate the land of the landlords and distribute it among the tenants. तो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे जमींदार, जो जमीन पे काम करवाते थे इन फार्मर्स से. तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मूवमेंट करेंगे, हम अपने डिमांड को रखेंगे और फाइनली ये जो लैंडलॉर्ड्स के पास है ये इनसे वापस लेकर फार्मर्स में दे देंगे ताकि वैसा फार्मर्स अपना धंधा करें, ठीक है. Later, the movement strayed away from its objectives. It took recourse to terrorism to prevent any government schemes and welfare policies from reaching the common people. तो धीरे धीरे पहले ये स्टार्ट तो बहुत अच्छे से हुआ था, हाँ भाई ठीक है, कर सकते हैं आप ऐसा, मूवमेंट कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, आप अपने लैंड का डिमांड कीजिए, यू कैन डू दिस, ठीक है. बट धीरे धीरे ये एक वायलेंट टर्न लेने लगा. इट स्टार्टेड टेकिंग अ वायलेंट टर्न. द नक्सलाइट स्टार्टेड अ पैरेलल सिस्टम बाय रिजेक्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम. This made nationalism a serious challenge to India's security. तो नक्सलिज्म जो है आपका सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज होने लगा. The movement was mainly located in West Bengal. ज्यादा करके नक्सलाइट्स का जो मूवमेंट हो रहा था वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड था. Later the movement spread to East Godavari in Andhra Pradesh, parts of Visakhapatnam, Karimnagar in Telangana, आदिलाबाद, बस्तर. आज की तारीख में भी बस्तर में ये मूवमेंट बहुत जोरों शोर से चल रहा है. बस्तर, राजनांदगांव एंड सुकमा इन छत्तीसगढ़, गाडचिरोली जो आपका भाई साहब महाराष्ट्र में है, ठीक है. भंडारा एंड पार्ट्स ऑफ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, बालाघाट एंड मंडाला इन मध्य प्रदेश एंड कोरापुट इन उड़ीसा, ठीक है. इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर इन्फ्लुएंस
द नक्सलाइट्स एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब क्या होता है? ये जंगल का जो एरिया होता है वहां पे ये नक्सलाइट्स रहते हैं और इन जंगल के चप्पे चप्पे से ये वाकिफ है, कहां से घुसना है कहां से निकलना है इनको मालूम है, सारे रास्ते से ये जानते हैं। ठीक है, अगर आप पुलिस या मिलिट्री उतारते हैं वहां पे तो उनको मालूम नहीं रहता है, क्योंकि वो उस एरिया के नहीं है। ठीक है, लेकिन इनको चप्पे चप्पे से वाकिफ रहते हैं। तो ये नक्सलाइट ज्यादा करके गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज गुरिल्ला आर्मी। गुरिल्ला आर्मी मतलब ये मतलब अंदर ही अंदर भाई साहब एंट्री भी बनाएंगे और एग्जिट भी बनाएंगे, केव्स बनाएंगे, उसमें से भाग निकलेंगे, ऐसा रहेगा। ठीक है, दिस कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी भाई साहब चल रहा है। ठीक है, कम्युनलिज्म, तो नक्सलाइट्स का भाई साहब अभी भी बहुत डेंजर है और अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन नक्सलाइट्स के अटैक्स भी बहुत होते थे। बस्तर, गांचीडोली, ये सब ऐसे जगह है जहां पे खून खराबा और रोज का दिन था। इन लोग कैसा करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे रेलवे लाइन जा रहा है, ये देख रहे भाई साहब रेलवे लाइन में से ट्रेन जा रही हैं, रेलवे लाइन को बम से उड़ा देंगे। अभी रात को ट्रेन जा रहा होगा, उसको मालूम ही नहीं होगा, पूरा ट्रेन भाई साहब लोग सब मर जाएंगे, गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी। यही इनका मकसद है कि गवर्नमेंट को परेशान करें। ठीक है, सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। नक्सलाइट्स आर वेरी डेंजरस। ठीक है, ये इनको बेरहमी से ही गोली चलाते हैं और यहाँ पे इसमें लेडीज भी इन्वॉल्व हैं, जेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हैं। हाथों में बंदूक है, किसी पे भी गोली चलाओ भाई साहब, दहशत फैलाओ। ठीक है, ऐसा है। कम्युनलिज्म इज अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। अभी कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म होता है रिलीजन, मेरा रिलीजन ही महान है, तुम्हारा रिलीजन फालतू है, बकवास है, ये होता है कम्युनलिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म emerges out of narrow religious pride. The British sowed the seeds of communism in our country. इन्होंने ही भाई साहब पहला डिवाइड एंड रूल लाया था और हिंदूज और मुस्लिम्स में बेसिकली डिवीजन क्रिएट किया था। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव हैप्पीली लिव्ड टुगेदर सिंस मेनी सेंचुरीज। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री while being duly proud of their own religion. But when this pride becomes excessive, then it turns into bigotry. Bigotry क्या होता है कि देखिए, अपने रिलीजन का प्राउडनेस होना अच्छी बात है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर रिलीजन, बट योर रिलीजन इज सुप्रीम एंड ऑल अदर रिलीजन्स आर एब्सोल्युटली बैड, ये ऐसा, ये गलत है, इसको अपन बाइगट्री बोलते हैं। ठीक है, आप अपने धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के धर्म के प्रति आपका असम्मान हो, ये एक फालतू बात है। ठीक है, इसको हम बाइगॉट्री बोलेंगे। Each one of them begins to consider their religion superior and others inferior. This leads to religious fanaticism. इससे भाई साहब religious fanaticism होने लगता है। Fanaticism is the base of communism. ठीक है, तो ये आपका कम्युनिज्म का बेस है। It makes one oblivious of national interest. People of different religions don't trust each other. ये भाई साहब एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, they become suspicious of each other. Compatriots following different religions are looked at as enemies. Even commensality or coming together on festivals becomes rare. ठीक है, तो फेस्टिवल्स में एक साथ ना इकट्ठा होना, एक दूसरे के प्रति आक्रोश रखना, ये सब बढ़ने लगता है। ठीक है, as a result it becomes difficult for everybody to come together and get organized for their demands and rights as citizens. Fanaticism makes the perspective of looking at events and people prejudiced. तो मतलब हम एक आक्रोश के साथ चीजों को देखने लगते हैं। अच्छा, ये यहां से प्रोसेशन निकालेगा, हम यहां से प्रोसेशन निकालेंगे, टक्कर लेंगे इससे। ठीक है, ये सब चीजें होने लगती हैं रिलीजन में। Some people of all religions think that since they belong to a particular religion, they have no influence in politics. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई साहब they belong to a minority community. They begin to believe that they are being treated unjustly. They hold the idea that government is partial against their religion. In such a condition, they become too sensitive about their religion and their co-religionists. If anybody speaks about the people of the religion or insults the religious symbols knowingly or unknowingly, riots break out because of this kind of thinking. बहुतों बार हमारे इंडिया में राइट्स हुए हैं। ठीक है, और ये राइट्स का सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है क्योंकि आपका जब पार्टीशन हुआ, इंडिया से लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से लोग इंडिया आए, इंडिया से लोग बांग्लादेश गए, बांग्लादेश से लोग इंडिया आए, तो ये काफी सारे राइट्स हुए उस टाइम पे। ठीक है, okay, hundreds of innocent people are killed, public property worth crores of rupees is damaged, public peace is destroyed due to the bitter memories of the riots, people are estranged from each other and mutual trust receives a setback. तो काफी सारा नुकसान होता है इन राइट्स में। innocent people are generally killed in these riots. Trust between people is the basis of coexistence.
तो अगर लोग एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे हो तभी भाई साहब को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है। इफ ट्रस्ट ब्रेक्स सोशल यूनिटी रिसीव्स अ ब्लो, तो आपका अगर ट्रस्ट ही टूट जाता है तो सोशल यूनिटी भी टूट जाती है। हाउ कैन नेशनल यूनिटी बी अचीव विदाउट सोशल यूनिटी, हेंस इट इज नेसेसरी दैट वी ऑल काउंटर दिस रिलीजियस कम्युनलिज्म विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ। तो ये जो भेदभाव है कम्युनलिज्म का धर्म के मामले में, इसको हमको कर्ब करना है। For this, we should mix with people of different religions. We should accept the good practices and the ideas of each other. We should be able to look and understand our economic and social problems rationally. तो एक ठीक तरीके से सोचना है और इन प्रॉब्लम्स का हल निकालना है। We should not mix these questions with religion. We should search for the economic, political or historical reasons that are responsible for disturbing religious harmony. This is one way to put an end to communalism and strengthen national unity. तो मतलब काफ़ी सारा तो एडवाइस तो है, लेकिन जब भी हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या हमारे अंदर एक कम्युनलिज्म की भावना उत्पन्न होती है कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, बाकी दूसरे का धर्म बेकार है, ठीक है। और इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, इससे सोसाइटियल हार्मनी डिस्टर्ब होती है और इससे अफला तफली का माहौल क्रिएट होता है, जिससे कभी कभी राइट्स भी हो सकते हैं। और इंडिया में बहुतों बार राइट्स हुए हैं। इन राइट्स में बहुत मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, ठीक है। एक राइट हुआ था जब आपका पार्टीशन के टाइम पे, ठीक है। बहुत फैमिलीज, किसी ने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है? ओके, उसमें एक सीन है जहाँ पे उनके पूरे फैमिली को मार दिया जाता है। ये बहुत कॉमन सीन है उस टाइम पे, ठीक है। पार्टीशन के टाइम पे जब उधर से इधर लोग आ रहे थे, इधर से उधर लोग जा रहे थे, तो रास्ते पे लोगों को मारा जाता था। लाशें वैसा वैसे पहाड़ करके लाशें जलाई जाती थी। तो वो एक आक्रोश रह गया है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। हिंदू एंड मुस्लिम्स हैड बिकम बेसिकली मर्डरर्स एंड एट वास्ट लेवल्स। और वही आज के दौर में भी वही टेंशन अभी भी बना हुआ है। तुम लोगों ने हमारे लोगों को मारा था, हम लोगों ने तुम्हारे लोगों को मारा था, ये सब चल रहा है, ठीक है। वहां से आ रही है। उस टाइम पे लाखों लोगों की जानें गई थी, ठीक है। इंडिया से बांग्लादेश लोग जा रहे थे और बांग्लादेश से इंडिया आ रहे थे, इधर भी इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। इस अफला तफली में दोनों ही तरफ काफ़ी लोगों की जानें गई और निर्मम हत्याएं हुई, ठीक है। दे लॉस्ट देयर लाइव्स एंड दैट वाज और यही आक्रोश अभी भी बना हुआ है। अच्छा, तुम्हारे लोगों ने हमारे लोगों को मारा है, हमारे लोगों ने तुम्हारे लोगों को मारा है, ये चल ही रहा है, ठीक है। सो ये कम्युनलिज्म का मेन चीज है, ये इससे कम्युनलिज्म होता है, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट रीजनलिज्म। व्हाट इज रीजनलिज्म? हाँ बोलो, रीजनलिज्म। हाँ, रीजन के लिए प्राइड होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब कितना ज्यादा? रीजन के लिए प्राइड होना, विच इज करेक्ट, ठीक है। मैं मराठी हूं, मुझे महाराष्ट्र अच्छा लगता है, आई एम प्राउड टू बी अ महाराष्ट्रियन, वेरी गुड। बट महाराष्ट्र में कोई और कहीं से आ रहा है, उसके लिए एक मतलब दुर्व्यवहार करना उसके साथ, या बोलना कि तुम दूसरे स्टेट के हो या दूसरे रीजन के हो, ये गलत है। क्योंकि हमारे भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज क्लियरली स्टेटेड दैट एनीबडी लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया कैन एक्चुअली गो टू एनीवेयर एंड सेटल डाउन। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी अगर भाई साहब केरला से महाराष्ट्र में आकर रह सकता है, महाराष्ट्र का इंसान केरला में जाकर रह सकता है, वेस्ट बंगाल का इंसान भाई साहब महाराष्ट्र में आकर रह सकता है, या महाराष्ट्र का आदमी उत्तर प्रदेश में रह सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मतलब लीगल एक्टिविटीज ऑब्वियसली, लेकिन कोई भी कहीं भी रह सकता है। एवरीबडी इज फ्री टू गो। हाँ, हमारे स्टेट्स के डिवीजन हुए हैं, हमारे राष्ट्र को इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। और इन स्टेट्स का डिवीजन कैसा हुआ है? लिंग्विस्टिक, मतलब उस प्रांत में जो भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित हो उसके हिसाब से स्टेट्स का डिवीजन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, यहाँ पे नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मराठी पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी ज़्यादा है, ठीक है। सो इस तरह से भाई साहब आपका प्रांतों का नाम पड़ा है। तो यहाँ पे भाई साहब रीजनलिज्म मीन्स हैविंग एक्सेसिव प्राइड अबाउट वंस रीजन, ठीक है। इट इज वन थिंग टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एज अ बंगाली और अ मराठी पर्सन, बट इफ आई थिंक दैट बिकॉज आई एम अ बंगाली और अ मराठी आई एम सुपीरियर टू अदर्स फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, इट कैन बी टर्म्ड एज एक्सेसिव रीजनल प्राइड, ठीक है। ये गलत है। मैं बंगाली हूं या मैं मराठी हूं और इसके वजह से मैं दूसरे लैंग्वेज कम्युनिटी के लोगों से ज़्यादा सुपीरियर हूं, ये मानना गलत है, ठीक है।
मेरे रीजन में दूसरों का हक नहीं है, ये मानना गलत हो जाता है। ठीक है, अगर कोई इंसान आकर रह रहा है, ठीक है, वो बाकायदा रेंट देकर या फ्लैट परचेज करके रह रहा है, उसको रहना बनता है। ठीक है, हाँ, उसके वजह से आपकी कोई असुविधा हो रही है, वो बहुत जोर से रात में म्यूजिक लगाकर सुनता है, ये अगर आपका कोई चैलेंज है, या वो सोसाइटी में आपके गंदगी फैला रहा है, ये अगर आपका चैलेंज है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन किसी भी प्रांत का इंसान किसी भी प्रांत में जाकर रह सकता है इंडिया में। ठीक है, यू डोंट नीड अ पासपोर्ट फॉर दिस और यू डोंट नीड अ वीजा अप्रूवल फॉर दिस। ठीक है, so but if I think that because I am a Bengali or a Marathi I am superior to others from other provinces, it can be termed as excessive regional pride. The love for one's own province turns morbid due to this kind of an excessive regional pride. तो जो हमारा लव है, ठीक है, it turns morbid. morbid मतलब ये गलत हो जाता है। ठीक है, it is, तो अपने रीजन के ऊपर प्राइड रखना या अपने रीजन को मतलब यू नो एक लगाव रखना, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन उसके वजह से दूसरों के ऊपर यू नो हम दुर्भावना रखेंगे, ये गलत है। इट इज नेचुरल टू फील लव फॉर वंस ओन प्रोविंस, बट इट शुड नॉट बिकम एबनॉर्मल। Regionalism thrives on a regional imbalance in development. In the post-independence period, some states achieved more progress while some states remained backward. तो ये होता ही है भाई साहब। जैसे अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अभी प्रयास हो रहा है। ठीक है, तो कुछ जगहों पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ विच दे रिमेन बैकवर्ड, एंड इन सम स्टेट्स डेवलपमेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ विच दे रिमेन फॉरवर्ड। ठीक है, For example, states like Maharashtra, Gujarat, Punjab, Tamil Nadu developed economically and industrially. ठीक है, whereas states like Odisha, Bihar, Assam remained underdeveloped economically and industrially. ठीक है, economic development and reforms are the foundation of progress. ये भाई साहब फाउंडेशन है प्रोग्रेस के। ठीक है, as a result, the states that develop economically can achieve progress in other areas like education, health, and culture. The states which have not developed in this manner remain backward in education and civic amenities. तो ये होता है भाई साहब। ठीक है, तो अगर किसी बैकवर्ड जगह का कोई इंसान हमारे यहाँ पे आ जाता है तो हम उसको धुतकार देते हैं या हम उसका तिरस्कार करते हैं या उसका अपमान करते हैं, दैट इज बैड। ठीक है, The opportunities of development available to people in developed states are not possible for people in backward states. Obviously backward states हैं, जैसे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा डेवलपमेंट, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसके वजह से उनका अपमान करना या उनका तिरस्कार करना ये गलत है। अगर वो हमारे यहाँ पे आते हैं कमाने के लिए तो उनका अपमान करना या तिरस्कार करना, ठीक है, ओके। दे आर हरास्ड बाय प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, बैकवर्डनेस, unemployment, poverty, etc. They begin to think that they are being cheated, they are being kept away from the benefits of development. Because of this, the understanding between states is broken. इससे क्या होता है भाई साहब, स्टेट्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो टूटती है। ठीक है, हमारा यूनिटी जो है वो टूटता है। This in turn has a negative impact on national unity. The economic imbalance has endangered this understanding, needs to be set right. तो इसको भाई साहब हमको ठीक करना है। Our government makes efforts in that direction. Regionalism can affect developed as well as undeveloped states. The people of developed states begin to believe that they are superior due to their superior history and culture, and hence they have developed that much. Okay? Then they begin to look down upon the people of underdeveloped regions. They are not willing to share the benefits of development with the backward states. On the other hand, the people from backward areas need to arouse their regional identity to organize themselves. For this, they try to unnecessarily glorify local traditions and culture to prove their uniqueness. अभी कभी क्या होता है कि देखो इस चीज को समझो, जैसे अभी गणपति आने वाला है, गणपति का फेस्टिवल कैसे चालू हुआ था? कैसे चालू हुआ था? एनीबडी हैज एनी आइडिया? क्यों? और क्यों होना चाहिए ऐसा? तो बाल गंगाधर तिलक ने यहां पे गणपति फेस्टिवल चालू किया था। रीजन क्या था? वो चाहते थे कि पहले लोग एक जगह इकट्ठा होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्लान बनाएं। ठीक है, ब्रिटिश रूल था तभी, तो मराठीज को एकत्र करने के लिए इन्होंने गणपति फेस्टिवल चालू किया। गणपति फेस्टिवल जो सार्वजनिक पूजा होती है उसको चालू किया। ठीक है, सो द पर्पस वाज टू अलाइन दीज पीपल, बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था। पर्पस था कि भाई साहब अब जब एक पंडाल के नीचे सब लोग आएंगे
तो बातें करेंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी, तब जाकर हम कोई मूवमेंट इनिशिएट कर पाएंगे। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। कभी कभी तो ये तो सही था, चलो भाई साहब हमको भारत को आज़ादी दिलानी थी फ्रॉम ब्रिटिशर्स, लेकिन कभी कभी हम रिलीजियस फेस्टिवल्स को यूज करते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है, किसी दूसरे कम्युनिटी पे अटैक करने के लिए, या किसी दूसरे अटैक मतलब इमोशनल अटैक, किसी दूसरे कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए हम अपने कम्युनिटी के फेस्टिवल्स को बहुत जोरों शोर से सेलिब्रेट कर सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली फॉर दिस दे ट्राई टू अननेसेसरली ग्लोरीफाई लोकल ट्रेडिशंस, अननेसेसरली ग्लोरीफाई कर रहे हैं लोकल ट्रेडिशंस को एंड कल्चर टू प्रूव देयर यूनिकनेस, ठीक है। दिस लीड्स टू रीजनलिज्म, ये भाई साहब रीजनलिज्म हो जाता है, ठीक है। आपने सुना रहेगा कि बहुतों बार महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है कि यूपी के लोगों को मारा गया है, ठेले वालों को या भाजी बेचने वाले को, ऐसे ही अचानक भयानक में आ गए, कहाँ से आए हो, मारो, धाड़ धूड़, ठीक है, ऐसा हुआ है, ठीक है। सो दे हैव बीन एक्सपेल्ड, दे हैव बीन इल ट्रीटेड, दे हैव बीन ह्यूमिलेटेड। ये होता है, सिर्फ यहाँ पे ही नहीं होता है, दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा होता है, और ये गलत चीज़ है। हम लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करें ऑन अ रॉन्ग कॉज। ये आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं। इंडिया का जो संविधान है वो ऐसा नहीं बोलता है, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, बाकी के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, वेद है, पुराण है, वो सब बाद में पढ़ लेना। कभी मौका मिले तो भारत का संविधान पहले पढ़ना। अगर आप भारतीय हो तो आई थिंक दिस शुड बी मेड एज अ कल्चर। पता नहीं क्यों अभी तक भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कल्चर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। इट्स अगर मैं बता रहा हूँ, अगर सब ने भारतीय संविधान, ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस आपको दिखते हैं ना, जो इतना चर्चा करते हैं, ये लोगों ने भी किसी ने नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो आज देश की ये परिस्थिति नहीं होती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है बहुत मेटिकुलसली, एंड दैट शुड बी द आइडियल। वो पहला ग्रंथ होना चाहिए जो हमको पढ़ना चाहिए। और अगर इसको सबने पढ़ लिया, मैं बता रहा हूँ आधा से ज़्यादा देश सुधर जाएगा, हमारी मानसिकता सुधर जाएगी। लेकिन मतलब इसको एजुकेशन, अब मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, चलो इतनी मोटी सी किताब है, पढ़ना शायद असंभव है एक साल में, आप इसको डिवाइड कर लीजिए ना, 8 से लेकर 12 तक 4 साल में इस किताब को आप स्कूलों में कंप्लीट कराइए। आपका एक पूरा देश का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई स्टिल इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड। पूरे देश का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। ये तो पहली चीज होनी चाहिए। लेकिन आई डोंट नो, आपका वही नाम पे आपका जो लिखा रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, बस उतना सही रहता है, वो भी हम कोई पढ़ते नहीं है ना। आपके हर बुक में वो लिखा रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो चाहे एससीईआरटी की बुक हो। कभी आपने समझने की कोशिश की है वो है क्या, व्हाई इज इट देयर? वो हमारा प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधानिक राइट है हमारा, और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसके बारे में कोई नॉलेज शेयरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसीलिए हम मतलब अनगढ़ मतलब हम चल रहे हैं, ठीक है। कोई आकर हमको बोलता है यार उसको मारो क्योंकि वो दूसरी जात का है, या उसको तकलीफ दो क्योंकि वो दूसरे कम्युनिटी का है, या उसको हरास करो क्योंकि वो दूसरे रिलीजन का है। हम टूट पड़ते हैं उस पर। वी डोंट थिंक, ठीक है, कि भाई एक देश का निर्माण जो हुआ है वो प्रोसेस बहुत डीप रूटेड है, वो बहुत डीप रूटेड प्रोसेस है, और ये एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। मेरे हिसाब से सारे पार्लियामेंटेरियंस को और पूरे देश को ये बुक जो है मुफ्त में बांटना चाहिए और मैंडेटरी कर देना चाहिए पढ़ना। एक एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए, कितना आपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा है। ये जितना विवाद आपका गीता और पुराण और भागवत और पता नहीं क्या क्या जितने भी आपके रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है, इसमें जितना विवाद है ना वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। Okay, we have studied a few challenges that India is facing. It endangers national unity. तो हमने देखा कि कुछ challenges हमने यहाँ पे पढ़ा which India is facing. Apart from these, there are several problems like overpopulation. ये तो भाई साहब हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन 135 करोड़ के हम हो गए, चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है अभी, ठीक है। आप जब 10th में जाएंगे स्टेट बोर्ड वाले, तो आपका एक कंपैरिजन है ज्योग्राफी में, आपके कुछ 4 या 5 चैप्टर्स हैं जहां पे इंडिया और ब्राज़ील को कंपेयर किया गया है। ब्राज़ील और इंडिया लगभग सेम डेवलपिंग फेज में चल रहे हैं, बोथ आर इन द सेम डेवलपिंग फेज। लेकिन आज से 10 से 15 साल बाद ब्राज़ील आगे निकल जाएगा, और उसका मेन रीज़न ये है कि उन्होंने अपने पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, ठीक है। ब्राज़ील भी एक कॉलोनियल स्टेट था, इंडिया भी एक कॉलोनियल स्टेट है,
ब्राजील में पोर्तुगीज का रूल था, इंडिया में ब्रिटिश का रूल है। दोनों कंट्रीज ने अपने अपने इन दोनों कंट्रीज को लूटा है, ब्रिटिशर्स ने भी लूटा है, पोर्तुगीज ने भी लूटा है। लेकिन ब्राजील में लोगों को सेंस बहुत पहले आ गया था कि भाई साहब पॉपुलेशन को कंट्रोल करके चलो, और आज की तारीख में हमारा इंडिया पॉपुलेशन में एक्सप्लोड हो रहा है। 300, हम अभी 400 पर स्क्वायर फीट में आ गए। एक स्क्वायर फीट की जगह में 400 लोग रह रहे हैं, एक स्क्वायर मीटर, आई एम सॉरी, एक स्क्वायर मीटर के जगह में 400 लोग, सोचिए इतना हो गया है हमारा पॉपुलेशन। ठीक है, ब्राजील ने अपने पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, और ये एक मेन रीजन होगा आज से 10-15 साल बाद जब वो कंट्री आगे निकल जाएगी। कभी कभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए अभी प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में हम बोल तो रहे हैं पॉपुलेशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन, क्या करेंगे हम? लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई साहब अभी कार्यक्रम बंद करो। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, भाई साहब चलाए जा रहे हो। ठीक है, हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आप अगर देखोगे चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया और ये कड़ा रुख अपनाया गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे भाई साहब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। उन्होंने भाई साहब बहुत कड़े तरीके से इसको अपनाया, और आज चाइना भाई साहब इंडिया से पीछे हो गया है पॉपुलेशन में, और अगले 10 सालों में और कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि डेमोक्रेटिक सेटअप से निकलना पड़ेगा? शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको डेमोक्रेटिक सेटअप से निकल कर कोई समाधान निकालना पड़ेगा, वरना डेमोक्रेटिक सेटअप में कुछ नहीं हो रहा है। पिछले 50 सालों से हम पॉपुलेशन के बारे में चर्चा किए जा रहे हैं और खर्चा भी किए जा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और इसका खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ रहा है। आप अभी 10th देंगे अगले साल, और 10th देने के बाद आप अपने पापा से जाकर बोलिए कि हम अभी फोटोग्राफी सीखेंगे 11th-12th में, एक उड़ता हुआ सा चप्पल आएगा। ठीक है, क्या भाई साहब फोटोग्राफी सीखोगे, आर्टिस्टिक बनोगे? क्यों? आपका शायद पैशन हो वो, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। 135 करोड़ के हैं हम, खाओगे क्या, रहोगे कहाँ, कैसे तुम्हारा गुजर बसर होगा, फैमिली कभी बनाओगे? ये सब चीजें आएंगी आपके ऊपर। आपका यहां पे 95% क्राउड जो करियर हम सिलेक्ट करते हैं या जो एजुकेशन का स्ट्रीम हम सिलेक्ट करते हैं, वो दबाव में आकर सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम मजबूर हैं। हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा एक्सप्लोड हो चुका है कि वी डोंट हैव एनी चॉइसेस लेफ्ट। ये ओवर पॉपुलेशन, मैं तो बोलता हूँ सब बीमारियों की ये एक जड़ है, ओवर पॉपुलेशन, जिसके बारे में हमने रत्ती भर भी नहीं सोचा। 1920 में इंडिया में बर्थ रेट और डेथ रेट सेम था, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, तो भाई साहब कुछ नहीं था। इसीलिए 1920 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। इसके बाद क्या हुआ, हमारा मेडिसिनल टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होता गया। अभी पहले कैसा था भाई साहब, कोई किसान है, वो 10 बच्चे पैदा कर रहा है, वो बोल रहा है यार इसमें से बचेंगे 5, ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो भाई साहब बीमारियों में मर जाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशंस अवेलेबल नहीं थे। आज की तारीख में कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले 2 सालों में उसको 25 वैक्सीनेशंस लगते हैं। मतलब वो सारी बीमारियां जिससे बच्चे पहले मर जाते थे अभी नहीं है। हमने इस चीज़ को तो समझ लिया कि भाई साहब वैक्सीनेशंस लगाने हैं, हमने इस चीज़ को भी समझ लिया कि ट्रीटमेंट करवाने इनिशियल स्टेजेस पे, लेकिन हमने इस चीज़ को नहीं समझा कि साथ ही साथ पॉपुलेशन भी तो रोकना है। पहले 10 पैदा कर रहे थे इसलिए क्योंकि उसमें 5 मरते थे, अभी 10 के 10 जिंदा हैं, तो कहाँ 10 पैदा कर रहे हो, अभी तो रोक लगाओ भाई साहब। ठीक है, ये हम नहीं समझ पाए, और ये समझते समझते 50 साल निकल गए, और आज हम 135 पे खड़े हैं, विच इज़ बेसिकली अ ट्रेमर, अ शॉक। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक शॉक है, क्योंकि अभी हम चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज़ के लिए भाई साहब कॉम्पिटिशन है। आप देख लो, ये नीट का आपने सुना रहेगा, क्यों ही ऐसा हो रहा है, क्यों ही ऐसा हो रहा है। कोई भी एग्जामिनेशन में आप देखो झोल झपाटा हो ही रहा है। क्यों? लोग कैसे भी करके भाई साहब घुसना चाहते हैं, लोग कैसे भी करके भाई साहब उस एग्जाम को क्रैक। पुलिस भर्ती में तो सबसे बड़ा भाई साहब बवाल होता है, क्यों घुसना चाहते हैं भाई साहब कैसे भी करके, कुछ तो जॉब मिल जाए, कहीं पैसा देना है, लो हमको कई जॉब दिला दो, ऐसा है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन वैसा है, क्या करें। ठीक है, आज की तारीख में हमारी ये दुर्दशा है कि हम करियर का चॉइस तो छोड़ दो, हम भाई साहब कॉलेज में एंट्री पाने के लिए भी लोग तमाम झोल करने के लिए तैयार हैं, लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार है कि एक सीट मिल जाए, कैसे भी अपना पढ़ाई कंप्लीट कर ले। तो ये सारा सिस्टम जो है करप्ट होता जा रहा है, और इसका मेन जड़ में है ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, हमने जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी, जैसे जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स बढ़े, तो हमको देखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि पहले 10 में 5 मरते थे तो पैदा करो, बनता है, लेकिन अभी 10 में 10 बच रहे हैं, तो अभी भाई साहब रोक टोक लगाना ज़रूरी है।
ये चीज़ अगर हमको पहले समझ में आ गई होती तो ये दुर्दशा नहीं होती, ठीक है। ओके, क्लीनलीनेस, ये सारे चीज़ें देखो, ओवर पॉपुलेशन से सारी ये जड़ है सारी चीज़ों की, सब चीज़ों की, इकोनॉमिक, सोसाइटी, सब की चीज़ों की जड़ है, ठीक है। क्लीनलीनेस, एग्रीकल्चर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स, पॉवर्टी, हाउसिंग एंड फूड, वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दीज एंड मूव फॉरवर्ड, वी आर प्रोग्रेसिंग स्टेडिली, धीरे 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 हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक फील्ड, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज डन